नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक काल के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल के दौरान हमने खड़ी बोली गद्य का विकास किस तरीके से हो रहा था, उसके ऊपर अध्ययन कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब खड़ी बोली में गद्य लिखे जा रहे थे और अंग्रेजी शासन भारत में स्थापित हो गया था, तो भाषा को लेकर उनकी क्या नीति रही और हिंदी-उर्दू का विवाद कैसे शुरू हो गया और अदालत की भाषा को लेकर, लिपि को लेकर किस तरीके से विवाद होने लगा और साथ में प्रारंभिक हिंदी पत्रों के अलावा लगातार हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का संपादन होता रहा था, तो उनका योगदान खड़ी बोली गद्य के विकास में किस तरीके से था, उसको देखेंगे। तो अगर हम की पॉइंट्स के दृष्टिकोण से देखें, तो अदालत की भाषा क्या हो, इसको लेकर उस समय मंथन चल रहा था। अदालत की लिपि क्या हो, हिंदी पत्रों का योगदान किस तरीके से रहा और गारसद तासी, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, भाषा के ऊपर उनका क्या दृष्टिकोण रहा? हिंदी के तरफ उनका झुकाव था या फिर उर्दू के तरफ था? ये भी हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ से परीक्षाओं में खूब सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप कंसंट्रेट होकर ज़रूर देखिए। निश्चित तौर पर अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तो यहाँ से ढेर सारे कथन और तथ्य आपको दिखाई पड़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करते-करते टॉपिक नंबर 60 तक पहुंच गए। तो चलते हैं हम विस्तार से आज के वीडियो लेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगल के समय में अदालती कार्रवाइयां और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी। यानी कि आप देख रहे हैं कि जब मुगल साम्राज्य यहाँ पर था, तो उस समय अदालत की भाषा मतलब जो सरकारी कामकाज की भाषा थी, न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा थी, वो फारसी भाषा थी। यानी कि जिस तरीके से आज अंग्रेजी भाषा का दबदबा है, उस ज़माने में फारसी भाषा का दबदबा था और अंग्रेजों ने भी इसी को आगे बढ़ाया, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए आप देखते हैं कई बार अदालती नोटिस आते हैं, तो उन नोटिसों की जो भाषा होती है, वो समझ से परे होती है। अब लिपि भले अब देवनागरी हो, लेकिन उसकी जो शब्दावली है, वो कहीं न कहीं अरबी, फारसी मिश्रित होती है, तो वहाँ पर हमें दिक्कत होने लगती है। जैसे आप देखते हैं कि दाखिल, जब आप ज़मीन इत्यादि लिखवाते हैं, तो दाखिल खारिज शब्द का प्रयोग किया जाता है और ऐसे ढेर रक़बा शब्द का प्रयोग किया जाता है, नक्शा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जो कि मैं प्रचलित तौर पर ही बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग भी आप देखेंगे, उसकी मीनिंग आपको खोजनी पड़ जाती है। तो अंग्रेजी शिक्षा धीरे-धीरे स्थापित हुई, आपने देखा कि न सिर्फ़ प्रेस की स्थापना हुई, बल्कि प्रेस के माध्यम से किताबों का प्रकाशन होने लगा, स्कूल खोले जाने लगे और लॉर्ड मैकाले की नीति के अनुसार अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। तो एक तरफ धार्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से अंग्रेज धीरे-धीरे भारत की मना स्थिति को समझना शुरू कर दिए थे। लेकिन सवाल उठने लगा कि अदालत की भाषा क्या हो? तो परंपरा से जो चली आ रही थी, जो अंग्रेजों को मिली थी, वो फारसी भाषा थी और फारसी को ही उन्होंने अपनाया और उस परंपरा को जारी रखा। लेकिन आगे और क्या घटना घटती है, उसको देखते हैं। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी, उसे कुछ दूर करने के लिए संवत 1860 में एक नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई। आज्ञा मतलब आदेश निकाला गया कि अब आगे की क्या रणनीति होगी। जहाँ तक बात की जा रही है, तो जो आम जनता थी, खासतौर से भाषा और लिपि का प्रयोग हम समझने के दृष्टिकोण से करते हैं। भाषा का मतलब है जब हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और लिपि का मतलब है कि जिस भाषा में अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और उसको लिख कर अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा और लिपि का बड़ा
आपस में गहरा संबंध रहा है, जो कि ऐसा होना चाहिए कि वहाँ की जनता उसको समझ पाए। आज भी आप देखेंगे कि भारत में 2 तरीके की भाषाएँ चलती हैं। कई बार बड़ी-बड़ी नोटिस आप देखेंगे कि इंग्लिश में आती हैं, जो कि आम जनता की समझ से परे हैं। जैसे एनईपी का आप देख लेंगे, फिर या फिर 8वां वेतन आयोग का देख लेंगे, या फिर एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस जो भी लागू किया जा रहा है। तमाम यूजीसी के नोटिस को आप देखेंगे, या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है उसको देखेंगे, तो आपको खुद इसका एहसास होने लगेगा कि भारत में भी आप देखेंगे व्यवहार की भाषा हिंदी तो है, लेकिन सरकार की भाषा इंग्लिश ही प्राथमिक तौर पर है। और कई जगहों पर बुकलेट इत्यादि देखेंगे तो इसमें लिखा रहता है कि अगर दुविधा की स्थिति में या फिर विवाद की स्थिति में हम अंग्रेजी के अनुवाद को या फिर अंग्रेजी जो मूल लिखा गया है, उसी को माना जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस ज़माने में भी भाषा और लिपि को लेकर बड़ा मंथन चल रहा था और कोशिश ये की जा रही थी कि जनता जिसको समझ पाए, अगर वो लागू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? तो कंपनी सरकार की ओर से एक आदेश निकलता है, वो आदेश किस प्रकार का है, उसको देखते हैं। किसी को एक बात का उजूर नहीं होए कि ऊपर के दफ़े का लिखा हुक्म सबसे वाकिफ नहीं है। हर ही एक जिले के कलेक्टर साहब को लाजिम है कि इस आइन के पावने पर एक केता इश्तहारनामा नीचे के सरह से फारसी व नागरी भाखा व अक्षर में लिखाए के कचहरी में लटकवाही। अदालतों के जज साहेब लोग के कचहरी में भी तमामी आदमी के बूझने के वास्ते लटकवाही। अंग्रेजी सन 1083 साल 31 आइन 20 दफा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कई ऐसे शब्द हैं जो कि अरबी फारसी मिश्रित शब्द हैं, जिनका कि अर्थ कठिन लग रहा होगा या फिर उन शब्दों को हम पहली बार कहीं न कहीं सुन रहे होंगे। तो एक नोटिस टाइप का निकाला गया था, आज्ञा दी गई थी कि अब जो भी अदालत है या कचहरी है, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए या फिर लिपि का प्रयोग किया जाए, जो कि सामान्य लोगों को भी समझ में आए। फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयां होती थीं, उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत 1893 ईस्वी में यानी कि 1936 ईस्वी में इश्तहारनामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि वर्तमान समय में भी अलग-अलग जगहों पर कोर्ट इत्यादि के आदेश आते हैं कि अगर कोई फैसला कोई अपनी मातृभाषा में जानना चाहता है, तो उसका अधिकार है वो जान सकता है। यहाँ पर भी देखिए शुरुआत में भाषा और लिपि को लेकर कि अदालतों में किस तरीके की भाषा और लिपि का प्रयोग किया जाए, जिससे कि देश की जनता उसको आसानी से समझ पाए। इसलिए एक इश्तहारनामे के माध्यम से निकाला गया कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करे। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो इश्तहारनामा इश्तहारनामा मतलब विज्ञापन हिंदी में निकलता था, उसकी नकल नीचे दी जाती है। अब संयुक्त प्रदेश की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो संयुक्त प्रदेश में उस जमाने में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़कर कहा जाता था। अब वहाँ के जो सदर बोर्ड की तरफ से एक विज्ञापन निकलता है, जिसको कि हम इश्तहारनामा भी कहते हैं। हिंदी में निकलता था, उसकी एक नकल उदाहरण के तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, इश्तहारनामा बोर्ड सदर। यहाँ पर सदर आप देखते हैं, बड़े-बड़े शहरों में सदर हॉस्पिटल होते हैं या फिर सदर नाम से बोला भी जाता है, जैसे कि फलाना सदर, ठीक है? कई जिलों में भी सदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इश्तहारनामा बोर्ड सदर में क्या लिखा गया है? पछाँ के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब काम फारसी ज़बान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलफ होता है। जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी, सबको चैन आराम होगा। इसलिए हुक्म दिया गया है कि 1244 की कुंवारबदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर व बोर्ड में हो, सो अपना अपना सवाल अपनी हिंदी की बोली में और फारसी के नागरी अक्षरन में लिखे दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अक्षरन में लिखा हो तौने अक्षरन में और बोली में उस पर हुक्म लिखा जाएगा। मिति 29 जुलाई सन 1800
ईस्वी। आप सभी की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इश्तहारनामा किस सन में निकला था और ये जो घटना हुई कि अब वो उर्दू के साथ-साथ हिंदी में भी नोटिस जारी की जाए और लिपि भले फारसी हो उसके साथ नागरी को भी शामिल किया जाए। ये एक नोटिस के तौर पर आया और इस कारण आया कि जो उस समय की आम जनता थी, वो अपनी भाषा में अपनी अर्जी को, अपनी शिकायत को, अपनी एप्लीकेशन को लिख ले। इसलिए कई बार आप बैंक इत्यादि में जाते होंगे या फिर कहीं भी एप्लीकेशन लिखने की बात आती है, तो ढेर सारे लोग किसी दूसरे से एप्लीकेशन लिखवाते हैं। बहुत लोग एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते हैं और कई बार हम देखते हैं कि अंग्रेजी में लिखा हुआ एप्लीकेशन ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर आप हिंदी में लिख देते हैं, तो उसको लगता है कि ये कोई सामान्य या फिर हिंदी पट्टी का व्यक्ति लिखा हुआ है, उसको कई बार फाइल में दबा दिया जाता है, ठीक है? लेकिन अंग्रेजी वाले एप्लीकेशन को प्राथमिकता दी जाती है कि हो सकता है कि बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति इसको लिखा होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरुआत से ही भाषा को आम जनता से जोड़ने की कोशिश की जाती रही है और उसी का एक उदाहरण यहाँ पर आपने देख लिया। आगे बात करें तो इस इश्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया कि बोली हिंदी हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। अब यहीं से हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है, हिंदी-उर्दू विवाद। जहाँ पर अंग्रेजों ने कोशिश की कि हिंदी के साथ उर्दू के साथ हिंदी को भी शामिल किया जाए और उसी में लोग अपने आवेदन को दें, अपने अर्जी को दें। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और विरोध शुरू होने लगा और विरोध आप देख रहे हैं कि यही कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि 1 वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 में यानी कि सन 1837 ईस्वी में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ, तो हिंदी को फिर एक कदम पीछे हटना पड़ा और उर्दू इसमें बढ़त बना ली और जितने भी प्रांत थे, उस समय के राज्य थे, सभी जगहों पर, सभी के ऑफिस में उर्दू को रख दिया गया। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। आप देख रहे हैं कि ये उर्दू जो आज की स्थिति में अगर देखें तो हिंदी से भी उसकी स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर प्रतीत होती है। हालाँकि अब जिनको समझ में आती होगी उनके लिए बेहतर है, लेकिन इसका रूप थोड़ा सिमट गया है। पढ़ने के लिए मैंने भी 6 माह उर्दू का अध्ययन किया हुआ है, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ों को मैं लिख लेता हूँ, ठीक? अम, तो ये सब पढ़ाई हमने जेएनयू के एमए प्रथम सेमेस्टर के अंदर की, क्योंकि जेएनयू से जुड़े होने की वजह से वहाँ पर जो भी सीआईएल सेंटर है, उसमें 3 भाषाओं को एक जगह रखने की कोशिश की गई, जिसमें तीनों भाषाएँ एक-दूसरे के अंतर्विरोधी रहीं, हिंदी, उर्दू और तमिल। तो 6-6 महीना सबको पढ़ना होता था। तो लेकिन जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में अगर आपको नौकरी करना है, जीविका प्रिय विद्यार्थियों हम जो भी तैयारियाँ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जीविका के लिए और मान-मर्यादा के लिए। ये ना हो कि बिना नौकरी के ही इस दुनिया को छोड़कर हम चले गए। अगर छोड़कर जाएँगे भी, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। पहला सवाल तो यही उठेगा कि इसका कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग था, इसीलिए इसने इस दुनिया को छोड़ दिया या फिर टेंशन में रहा। जो ये सोसाइटी है, जो समाज है, कितना स्वार्थी है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे। इसीलिए हम इतना ज़ोर ज़बरदस्त और कड़ी मेहनत करते हैं कि अपने जीवन को सफल करें। उस ज़माने में जो भी उर्दू जानता था, पढ़ना-लिखना जानता था और उसका जीवन सफल माना जाता था, उसको नौकरी भी लग जाती थी, उसकी इज़्ज़त भी रहती थी। तो आवश्यक हो गया था, देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े-लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। देख रहे हैं समय का चक्र कैसे बदलता है। एक ज़माना था कि उर्दू पढ़ने-लिखने वाले लोगों को ही शिक्षित माना जाता था। आज कौन-सा ज़माना है कि अगर आप अपने भाषा शैली में 2-4 अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप इस दुनिया के सबसे कम पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं या फिर गँवार भी कह सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं, आप चाहे ट्रेन में यात्रा करें, बस में यात्रा करें या फिर कहीं भी आप जाएँ, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी लोग
खोज-खोज के शब्दों को लाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम हिंदी बोल देंगे, तो सामने वाला कहीं हमें गँवार ना समझ जाए। तो देखिए समय कैसे बदलता है, इस पैटर्न को, इस चीज़ को भी आप समझिए कि एक ज़माना था कि उर्दू पढ़े-लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। जैसे आज का समय आप देखेंगे, बहुत लोगों को मैं बातचीत करते हुए सुनता हूँ कि हमारे बच्चे की हिंदी बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उसका हिंदी में बहुत कम नंबर आया। अंग्रेजी तो उसकी ठीक है, लेकिन हिंदी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर उसका प्रयोग नहीं होगा, तो वो कमज़ोर ही होगी और कुछ चीज़ों को कमज़ोर बनाया भी जाता है, तमाम जगहों पर। एक मैं विज्ञापन देख रहा था, आरआरबी यानी कि रेलवे में टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी आई हुई। जब मैं आपसे इसे चर्चा कर रहा हूँ, तब आई हुई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने देखा, तो कई विषयों में इंग्लिश मीडियम को सामने रखा गया है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अ, निकाली गई वैकेंसी है। अब जब सरकार कई जगहों पर हिंदी को लेकर तमाम चीज़ों को करती है कि हिंदी के लिए मैंने ये कर दिया, हिंदी के लिए वो कर दिया और जब हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो पूरा भारत ही हिंदीमय हो जाता है। ख़ास तौर से उत्तर भारत की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहता है। लेकिन आरआरबी के आप देखेंगे जो भी विज्ञापन आया हुआ है, उसमें हर जगह लिखा गया है कि इंग्लिश को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। तो ये थोड़ी-सी चिंता की बात हो सकती है। ठीक है? तो वो ज़माना था कि धीरे-धीरे जो लोग हिंदी जानते थे या फिर जो साहित्य लिखे जा रहे थे, उसको पढ़ने वालों की संख्या भी धीरे-धीरे घटती जा रही थी। जैसे आज भी इसकी संख्या घट रही है। भले हम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लग रहा है कि हिंदी बहुत सारे लोग जानते पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने की जो क्षमता है वो कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है? नवशिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े-लिखे लोगों की जो भी थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वह धर्माभाव से। ठीक है? अगर कोई उर्दू भी पढ़ता था और साहित्य भी पढ़ता था, हिंदी साहित्य, तो ये है कि वो उसके अंदर भावना थी इसलिए वो पढ़ता था। तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदास जी के भजन आदि की उर्दूग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाषा से भी बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नवशिक्षित लोगों का मन अधिकांश काल चक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर काल चक्र शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र नाम से एक पुस्तक ही लिखी हुई थी, ठीक है? तो यूँ ही ये नहीं आया हुआ है। कहीं न कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने परंपरा से कुछ शब्दों को लिया है। अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रृंगार रस की भाषा, कविता का अनुशीलन भी गाने-बजाने आदि के शौक की तरह इधर-उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जिनको कि आप जानते हैं कि इन्होंने लॉर्ड कर्ज़न पर एक व्यंग्य प्रधान निबंध लिखा हुआ था और उस निबंध का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो चिंता की बात हो सकती है, लेकिन 99% विद्यार्थियों के दिमाग में वो निबंध आ गया होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, आप उसे कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी-फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों अगर ये कोटेशन आ जाता है, ठीक है? तो जितने भी विद्यार्थी धैर्य से इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, वो एग्ज़ाम में सही कर देंगे कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए। हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई थी। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी-फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। ये बात लिखी बाल मुकुंद गुप्त ने। संवत 1902 में यद्यपि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इधर-उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, इसके पहले भी उनकी चर्चा हुई थी। यहाँ पर उन्होंने अपनी भाषा का प्रचार-प्रसार करने के लिए
काशी से यानी कि वाराणसी से बनारस अखबार निकलवाया। पर अखबार पढ़ने वाले पहले पहल नव शिक्षितों में मिल सकते थे, जिनकी लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई, यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल पूछा जा सकता है कि बनारस अखबार की भाषा क्या थी? उर्दू थी, अक्षर उसके देवनागरी थे। जहाँ इसके पहले आपने देखा कि सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां या फिर सदल मिश्र इत्यादि ने गद्य की भाषा किस तरीके से हो, अगर खड़ी बोली हिंदी हो तो उसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पर मजबूरी में, क्योंकि जो सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी या फिर परंपरा से जो उसने लिया हुआ था, उसके कारण लोग उर्दू सीखना शुरू कर दिए, क्योंकि कारण था जीवन निर्वाह करना और मान मर्यादा को रखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उर्दू की प्रधानता हो गई, तो मजबूरीवश जितने भी उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे, खास तौर से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद टाइप के लोग जितने थे, उनको लगा कि ठीक है, अगर शब्दावली शब्द भंडार भी बच जाता है हिंदी का तो भी काफी है। तो उन्होंने बनारस अखबार निकालना शुरू किया। हालांकि जो उसमें शब्दावलियां थी उर्दू की ज्यादातर थी, लेकिन लिपि जो इसकी थी वो ना देवनागरी लिपि थी, जिस देवनागरी लिपि की हम वैज्ञानिकता पर कई बार सवाल हल करते हैं या फिर उसको पढ़ते हैं। यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। ये मान लीजिए आ जाए कि किस पत्र के बारे में बात कही जा रही है, तो फिर से मैं वही कहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी तक कंसंट्रेट होकर पूरा सुन रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि बनारस अखबार। अभी तक किसी अखबार के बारे में, उसकी कागज की क्वालिटी के बारे में नहीं चर्चा हुई। अक्सर जब भी कागज की क्वालिटी के बारे में बात आती है तो मुझे गाइड याद आती है, क्योंकि परीक्षाओं के दौर में हम कई विद्यार्थियों के गाइड इत्यादि को पकड़ते हैं नकल करते हुए, या फिर तो उसका पेज भी आप देखेंगे बड़ा घटिया लेवल का होता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि वो किस कलर का पेज है, एकदम से घटिया पतला सा, क्योंकि गाइड छापने वालों को ये मालूम होता है कि इसकी वैलिडिटी केवल परीक्षा तक ही है। शायद हम अनुमान लगा सकते हैं कि बनारस अखबार की क्वालिटी वैसी ही होगी। मुझे याद आता है कि हम आज नाम का अखबार पढ़ा करते थे पहले, पहले जब अखबारों में क्वालिटी होती थी और कंटेंट हुआ करते थे। आज अखबार की क्वालिटी भी बड़ी अ, घटिया किस्म की ही थी। अगर हमारी पीढ़ी के, हालाँकि मैं भी बहुत पुराना नहीं हूँ, फिर भी अगर विद्यार्थी जुड़े होंगे हमारे दोस्त के रूप में, तो ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि वो आज अखबार जब पढ़ते थे तो उसकी क्वालिटी कैसी थी। वैसी नहीं थी जैसा कि अमर उजाला, दैनिक जागरण या फिर हिंदुस्तान इत्यादि के, थोड़ी-सी उसकी क्वालिटी में गिरावट थी। हालाँकि आज का हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में नाम रहा है, इससे खूब सवाल पूछे जाते हैं, कब इसका प्रकाशन हुआ? 1920 ईस्वी आप लोग याद रखिए, हालाँकि हम अभी उसके पहले की बात कर रहे हैं। यानी कि बनारस अखबार पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच-बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी-कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाज नीचे उद्धृत अंश से लग सकता है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले खड़ी बोली गद्य में हिंदी के शब्दों को कैसे रखा जाए, मजबूरीवश। इसीलिए कई बार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पे आरोप भी लगाया जाता है कि उनका झुकाव उर्दू की तरफ था। अब उर्दू की तरफ क्यों था, इसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि उस समय सरकार ही ऐसा चाहती थी कि जो उर्दू जानेगा उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को सम्मान मिलेगा, तो लोग उसी को पढ़ते थे। हिंदी थोड़ी सी पीछे हो गई थी, जैसी स्थिति आज है अंग्रेजी और हिंदी। आप देखेंगे हिंदी इतनी दुर्भाग्यशाली भाषाओं में रही है। हालाँकि कई बार हम मंचों से इसका गुणगान करते हैं, इसके लिए जोश भरते हैं, लेकिन वास्तविकता आप देखेंगे तो थोड़ा-सा ठहरेंगे। हिंदी को मैं अगर वैचारिक शब्द विशेषण के रूप में दूँ, तो शायद गलत नहीं होगा। ये पहले अन्य भाषाओं से लड़ती रही, फिर अंग्रेजी से लड़ती रही, लगातार इसका संघर्ष। इसीलिए कई बार दिमाग में आता है कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हिंदी एकेडमिया में भी बहुत सारी चीज़ों से लड़ते हैं। उनको एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में आप देख सकते हैं। तो हिंदी जहाँ अपने अन्य भाषाओं के साथ लड़ती थी, वहीं हिंदी साहित्य पढ़ने वाले अन्य चीज़ों से लड़ते हैं। मेरे संकेत को आप समझ गए होंगे और इसको महसूस भी करेंगे आप। तो कुल मिलाकर हम अंदाज़ा
लगा सकते हैं कि इस पत्र की भाषा क्या रही। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है, उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है। देखकर लोग उस पाठशाला के किते के मकानों की खूबियां अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजवीज करते हैं कि जमा से ज्यादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ के है। सो यह सब दानाई साहब मामदूह की है। तो आप भाषा शैली देख रहे हैं कि ज्यादातर उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिस धर्मात्मा शब्द की बात की गई यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया, चुका है शब्द का प्रयोग कर लिया गया, ठीक है। और जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें शब्दों का प्रयोग आप देख रहे हैं कि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन लिपि इसकी क्या है? लिपि आप देख रहे हैं कि देवनागरी है, ठीक। इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर, बाबू तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से, उद्योग मतलब प्रयास से, संबत 1907 में निकला। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिये ने पत्र दिया था, ठीक उसी समय भीतर से उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। आप देख रहे हैं कि बनारस अखबार, सवाल पूछा जाता है कि बनारस अखबार के विरोध में या फिर प्रतिक्रिया में हिंदी में कौन सा अखबार निकला था? तो आपको ध्यान में रखना है कि सुधाकर नाम का पत्र निकला, जिसके संपादक थे तारा मोहन मित्र। ये सवाल पूछा जाता है। और आप देख रहे हैं कि जो तारा मोहन मित्र थे वो काशी में ही रहते थे, यानी सुधाकर नाम का पत्र जो था उसका भी प्रकाशन काशी से हुआ। और जिस समय तारा मोहन मित्र इसका संपादन कर रहे थे, और बताया गया कि सुधाकर पत्र का नामकरण कैसे पड़ा। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिये ने पत्र दिया, ठीक उसी समय भीतर उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची। इस एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम ही सुधाकर रख दिया, ठीक है। इसी समय के लगभग अर्थात 1909 में आगरे में किसी मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चलता रहा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शब्दावली पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो लिख रहे हैं कि आगरे में किसी मुंशी सदा सुखलाल। ऐसा लग रहा है कि जिस सदा सुखलाल को हम फोर्ट विलियम कॉलेज के समय में पढ़ रहे थे, अब वो सदा सुखलाल नहीं, कोई और है, ऐसा इन्होंने लिखा है, किसी मुंशी ने। लेकिन परीक्षाओं में उन्हीं सदा सुखलाल को ही जोड़कर सवाल पूछा जाता है कि बुद्धि प्रकाश नाम का पत्र किसने निकाला था? तो आपको ध्यान में रखना है कि सदा सुखलाल। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। नमूना देखिए, तो यहाँ पर नमूना है कलकत्ते के समाचार। इस पश्चिमी देश में बहुतों को प्रकट है कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने के लिए उपाय करने में काम करें और उसे यत्न से रक्षा में रखें, वरन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और हरि बोल कहकर उसका जीव लेते हैं। स्त्रियों की शिक्षा के विषय में, स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीत, यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए हैं। केवल विद्या की न्यूनता है, जो यह भी हो तो स्त्रियां अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। एक चीज आप देखेंगे कि ये दौर था कि स्त्रियों में भी शिक्षा की जागरूकता को लेकर बहुत सारे जो साहित्यकार थे वो लिख रहे थे। आप कई उपन्यासों और कहानियों को भी आप शुरुआती दौर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे देवरानी जेठानी की कहानी, तो उसमें भी स्त्री शिक्षा को विषय बनाया गया है। तो अचानक नहीं बनाया गया, इसकी पृष्ठभूमि आप देख रहे हैं कि अभी बन रही है, जब हम भाषा के विकास को पढ़ रहे हैं, एक तरीके से गद्य में खड़ी बोली या फिर हिंदी का रूप कैसे विकसित हो रहा है और विषय भी कैसे विकसित हो रहे हैं, अलग अलग विषयों को लेकर रचनाएं लिखी जा रही थी। ये अचानक नहीं हुई, इनकी पृष्ठभूमि बन रही थी। जैसे आपने देखा स्त्रियों की शिक्षा के विषय में, तो यहाँ पर कहा गया कि स्त्रियों में जो ऊपर वाला है वो बहुत कुछ दिया, संतोष दिया, नम्रता दिया, प्रेम दिया, सब कुछ दिया।
विद्या की न्यूनता, ऐसा माना जा रहा था। विद्या की न्यूनता तो रहेगी अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो अगर उस तरीके के अनुकूल माहौल नहीं होंगे। लेकिन कहा गया कि अगर वो शिक्षित हो जाएं तो फिर सारे ऋण से चूक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसे उनसे बन सकता है। तो आज का दौर बहुत कुछ बदला हुआ है। इस चैनल से भी बहुत सारी अ, स्त्री अभ्यर्थी या परीक्षार्थी विद्यार्थी जुड़ी हुई हैं और बहुत भारी मात्रा में जुड़ी हुई हैं। और जुड़ी हुई ही नहीं, जितना भी गुण दिखाया गया है कि संतोष है, नम्रता है, प्रीत है, सब कुछ है। अब विद्या की न्यूनता नहीं बल्कि अधिकता हो गई यहाँ पर। और काफ़ी उनका कमेंट भी पॉजिटिव रहता है, जिससे ये लगता है कि हाँ, चलिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो कम से कम उन स्त्रियों की शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब पुरुष विद्यार्थी भी हैं, लेकिन स्त्रियाँ कदम से कदम मिला के बल्कि एक कदम आगे चल रही हैं। जिस तरीके से कहा गया कि लड़कों को सिखाना-पढ़ाना जैसे उनसे बन सकता है, वैसा दूसरों से नहीं। कितनी बड़ी बात ये लिखी गई है, इसको समझना है। यह काम उन्हीं का है कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़कों को भूल-चूक से बचावें और सरल-सरल विद्या उन्हें सिखाएँ। ये पैराग्राफ कितना मोटिवेशनल है। आप मोटिवेशनल स्पीच क्या सुनेंगे, इस पैराग्राफ को सुनकर जितने भी यहाँ पर महिलाएँ हैं, जो अध्ययन कर रही हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। आगे लिखा गया कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। अब अंग्रेज सरकार का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, उसकी पढ़ाई का प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह-जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया। यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और उसने संवत 1905 यानी 1848 में यह सूचना निकाली। आप देख रहे हैं कि कैसे हिंदी को विकसित होने से रोकने का प्रयास किया गया, जिसको कि हम विवाद का नाम दे सकते हैं। अब सूचना क्या निकाली गई? ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना, जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी ज़बान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिनकी संख्या देहली कॉलेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। अब देहली कॉलेज, ठीक है, दिल्ली कॉलेज की बात यहाँ पर की जा रही है। वहाँ पर मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी। ये उस दौर की बात है जब अंग्रेज मुगल साम्राज्य से सत्ता को हथियाते हैं और फिर फूट डालो, राज करो, इस सब नीतियों को ध्यान में रखते हुए भाषा नीति को सही से नहीं लागू कर पा रहे थे या फिर उसका रूप निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। वो दोनों तरफ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। हिंदी के विरोध की चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत 1911 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का नाम आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए, जिन्होंने कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था, वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। यानी कि आप देखें कि हिंदी के विरोध में जिस व्यक्तित्व का सबसे बड़ा रोल रहा है, उसका नाम है सर सैयद अहमद खां। सर अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी और इन्होंने उपाधि को त्यागा नहीं था बल्कि लिया हुआ था। आप इतिहास में पढ़ते हैं कि बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की दी हुई उपाधियों को वापस कर दिया था। लेकिन सर सैयद अहमद खां, जो कि अंग्रेजी सरकार के बहुत निकट थे, पढ़े लिखे मुस्लिम में एक थे, वो एक तरीके से उस जमाने में हम उनको बुद्धिजीवी के रूप में देख सकते हैं। उनका पूरा प्रयास था कि अंग्रेजों के बीच उनका मान भी था और उन्होंने क्या कहा कि हिंदी एक गँवारी बोली है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसके लिए 2 व्यक्तियों का नाम आता है, जिसमें से एक है सर सैयद अहमद खां और एक आगे मैं चर्चा करूँगा जिसमें आप ताशी का भी नाम ले सकते हैं।
अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा सर सैयद अहमद खां कर रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के उसी ढंग के कृपा पात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद खां। आप देख रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद ये कोशिश तो कर रहे थे कि हिंदी का विकास हो, लेकिन खुल के नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार के करीब भी थे और सर सैयद अहमद खां भी उसी तरीके से करीब थे। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे, कोशिश करते रहे। इसमें हिंदी का झगड़ा बीसों वर्ष तक भारतेंदु के समय चलता रहा, यानी कि अभी भारतेंदु के युग तक ये विवाद चलता रहा। ठीक है, और ये विवाद आगे इतना चल गया कि आप देखेंगे कि भाषा और धर्म के नाम पर विभाजन भी हो गया। ठीक है, आगे बात करें। अब इंपॉर्टेंट रोल आता है गारसद तासी का। वही गारसद तासी जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा था। उस उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, गारसद तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि तासी भारत में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे थे बल्कि पेरिस में कर रहे थे। ठीक है, पेरिस कहाँ की राजधानी, ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। और वहां पर वो हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था। संवत 1909 यानी 5 दिसंबर सन 1852 के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी। तो गारसद तासी जो कि पेरिस में अध्यापक थे और उन्होंने संवत 1896 ईस्वी में इसको 96 में अगर ईस्वी में करेंगे तो 57 आपको घटाना होगा। उसी समय इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। सवाल पूछा जा सकता है बदलते हुए पैटर्न में कि तासी का जो इतिहास ग्रंथ रहा है वो विशुद्ध तरीके से हिंदी का नहीं रहा है बल्कि हिंदुस्तानी का रहा है, मतलब हिंदी उर्दू दोनों का मिक्स रहा है। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी शब्द एक अलग हिंदी उर्दू के अलावा एक शब्द का प्रयोग होने लगा हिंदुस्तानी। जैसे प्रेमचंद की भाषा को हम हिंदुस्तानी भाषा के रूप में देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि गारसद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास क्यों लिखा, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, हिंदी उर्दू का विवाद चल रहा था। और क्या उन्होंने कोशिश की कि उर्दू हिंदी दोनों भाषाओं की युगपद आप देख रहे हैं कि जोड़कर दोनों की सत्ता को बराबर महत्व देते हुए उन्होंने शब्दों में कैसे स्वीकार किया, उसको हम देखते हैं। उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उत्तर पश्चिमोत्तर प्रदेश अब संयुक्त प्रांत की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी है जिस तरह वह फारसी के साथ थी। बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी जो हिंदनवीस कहलाता था और एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी नवीस कहते थे रखा करते थे, जिसमें उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जाएं। इस प्रकार अंजी सरकार पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू जनता के लिए प्रायः सरकारी कानूनों का नागरी अक्षरों में हिंदी अनुवाद भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देती है। यानी आप देख रहे हैं कि भाषा का कितना रोल रहा है कि जब मुसलमानों की सत्ता थी तो उस जमाने में भी एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ उर्दू के विद्वानों को सरकार के करीब रखा जाता था कोई अनुवाद करने के लिए या फिर, ठीक है, तो उस हिसाब से नौकरी भी मिलती थी। तो गारसद तासी ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी और उर्दू दोनों को बराबर महत्व दिया। अभी तक तो लग रहा है कि बराबर वो महत्व दिया, लेकिन आगे चलकर उनका भी हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो इधर उधर की बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया, यानी विरोध एक तरफ हिंदी का शुरू हो गया और उर्दू के समर्थन में काम होते गए। तो इसलिए हिंदी में जो कुछ पहले छपता था वो धीरे धीरे बंद हो गया। जैसा कि अभी कह आए हैं
राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा रहा। गारथतासी ने भी फ्रांस में बैठे-बैठे इस झगड़े में योग दिया। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन फ्रांस में बैठे-बैठे हिंदी-उर्दू विवाद को हवा दी? तो उसका नाम है गारथतासी। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप धैर्य बनाकर ज़रूर जुड़े होंगे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे होंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो ये सवाल पूछा जा चुका है कि कौन व्यक्ति फ्रांस में बैठे-बैठे हिंदी-उर्दू विवाद को हवा दी या फिर इस झगड़े में योग दिया। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। जहां जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद, जो अंग्रेजों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी विरोध में और बल लाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त हैं, और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। कैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धर्म से जोड़ा जा रहा है, संप्रदाय से जोड़ा जा रहा है। यहाँ से हो गया टर्निंग पॉइंट शुरू, विवाद और तेजी से बढ़ता गया। आगे चल हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सर सैयद अहमद खां है और गारसद तासी है, इन दोनों ने हिंदी उर्दू के विवाद के झगड़े को या फिर उसमें आग में घी डालने का काम किया, हवा दी इसको। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगी कि आज जिस हिंदी को हम लोग पढ़ते हैं या फिर उर्दू पढ़ते हैं, हालाँकि लोकतांत्रिक तरीके से हम सभी भाषा और धर्मों का आदर-सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से भाषा, जो कि अब राजनीति के चंगुल में फँस गई थी। सरकार किसको महत्व दे रही है, किसको नहीं महत्व दे रही है, और जो बुद्धिजीवी तबका था, वो कैसे-कैसे भाषा को राजनीति का शिकार कराता है, वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आ रही होंगी। आगे है कि जिस गार्थ तासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था, और कभी कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। एक समय गार्थ तासी का विचार हिंदी को लेकर कुछ अलग था। उनका मानना था कि वो उर्दू के भारी पक्षपाती हैं, लेकिन हिंदी को बोली कहना वो उचित नहीं समझते थे, उसको एक भाषा के रूप में देखते थे। वही गारसतासी आगे चलकर कैसे परिवर्तन होता है। मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खां की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग-अलग ढंग से बोली जाती है। अब आप देख रहे हैं कि गारहतासी से बड़ा पलटू व्यक्ति कोई नहीं होगा। जब मैं आपसे विषय चर्चा कर रहा हूँ, तो पलटना शब्द काफ़ी इस समय प्रासंगिक हो गया है। राजनीति में और हर जगहों पर आप देखते हैं, भाषा के दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि लोग कैसे अपने बयानों से पलट जाते हैं। एकदम से जस्ट आप देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यू टर्न, एक ये भी शब्द काफ़ी चलता है, यू टर्न लेना, कैसे अपनी बातों से ही पलट जाना। जहाँ पर गारहतासी ने कहा कि हिंदी को बोली कहना उचित नहीं है, वहीं पर जब वो सर सैयद अहमद खां से मिलता है और मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा के कारण उनके भी विचार बदलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के विचार कभी भी बदल सकते हैं, और यहाँ पर जस्ट उल्टा एकदम बोलना शुरू कर दिया गारहतासी ने। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर आपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा, हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके आनुषंगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एकशरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज मुस्लिम को अपने से जोड़कर उन्होंने देखना शुरू किया, और जहाँ भाषा को सामान्य रूप से हम बहता नीर मानते थे, वहीं भाषा को यहाँ पर धर्म का आवरण चढ़ा दिया गया और कट्टरतापन भाषा को लेकर पैदा हो गई। संवत 1927 के अपने व्याख्यान में गारहतासी ने साफ खोलकर कहा, एकदम क्लियर कहा, मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा
जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजिल की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजिल की शिक्षा नहीं मानते। आप देख रहे हैं कि गारसेत तासी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, लेकिन धर्म को लेकर उनके अंदर कट्टरता थी। और यहाँ पर देख लीजिए, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गारसेत तासी के इतिहास ग्रंथ पर चर्चा करते हुए बताया था कि 738 कवियों को शामिल किया, जिसमें 72 हिंदी के कवि थे। तो कई बार समझाने में कुछ तथ्य जो होते हैं, ठीक है, मैंने मान लीजिए 73 बोल दिया, तो इसको लेकर बहुत उथल-पुथल नहीं मचना है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा नहीं करना है। आपको कोरिलेट करने के लिए मैंने बताया था। जब आज बता रहा हूँ तो इस चीज़ को आप परफेक्ट मान के चलिए, प्रामाणिक मान के चलिए कि 72 हिंदी कवियों को रखा और जितने शेष कवि थे, वो सब उर्दू के थे। तो हम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो एक से अधिक बार हम इन चीज़ों पर चर्चा किए हुए हैं। तो कई जगह पर जहाँ प्रामाणिक होता है, हम बता देते हैं। और क्योंकि तथ्य दिमाग में बहुत सारे रहते हैं, समझाने के क्रम में एकाक इधर-उधर मिस्टेक होता है, तो उसको लेकर बहुत हाय-तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। मानवीय त्रुटि या फिर यूँ कहें कि समझाने में कई बार स्लिपिंग हो जाती है, तो त्रुटि सुधार में भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना? तो इतना तो छूट होनी चाहिए, बाकी कोशिश ये रहती है कि 99.9% गलती ना हो, आप विश्वास बना रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, गारसत तासी का जब भी नाम आएगा, तो यहाँ पर जो हिंदी-उर्दू का विवाद है, वो आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। आना चाहिए कि ये व्यक्ति हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखता है और शुरुआत में हिंदी के तरफ झुकाव था। बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ तो नहीं था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा हो गया। जैसा कि इन्होंने लिखा, मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। यहाँ पर कहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इत्यादि का नाम नहीं आ रहा है। यानी कि इससे पता चलता है कि सर सैयद अहमद खां जो थे, वो अंग्रेजों के कितने निकट थे। आगे बात करें, तो लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे-कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक चीज बार-बार यहाँ पर जोर दे रहे हैं कि जो देश की भाषा रही, असली भाषा, वो हिंदी ही रही है, यहाँ के बोलने वाले। उर्दू को वो मान रहे हैं कि जो मुस्लिम शासक आए, जैसे कि वो बाहर से आए, ठीक है? तो वो लेकर आए। उर्दू को यहाँ की वो भाषा नहीं मानते, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। काव्य साहित्य को तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप से में वह था, उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए। जहाँ आप देख रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद तो पहले से ही थे, सर सैयद अहमद खां इन सब से अपना चल रहा था, लेकिन एक नए व्यक्ति की और एंट्री होती है, जिनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। तो आगे हम देखेंगे कि राजा लक्ष्मण सिंह का क्या योगदान रहा है उनके ऊपर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही डिफरेंट तरीके के विषय वस्तु को देखा। अगर इस चीज़ को आप समझ पाएँगे, तो आपके अंदर एक क्रिटिकल अप्रोच भी विकसित होगा, दृष्टिकोण भी पैदा होगा कि जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से वो विवादों से पार पाते हुए यहाँ तक जगह बनाई हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर के संबंध में आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा? और अगर आप प्रैक्टिस सेट इत्यादि इधर-उधर का कर रहे हो, तो ज़रूर आप मिलाएँगे कि यहाँ से कितने तरीके के सवाल पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।